हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। और जैसा आपको पता है यहाँ पे हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उनकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो सेशन कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास क्या रहेगा, भी आज का जो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज होता क्या है। तो देखो नाम में क्या लिखा है कि सोलर जो थर्मल एनर्जी उसको क्या करना है, हमने स्टोर करना है। क्या करना है, हमने स्टोर करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब हमें आगे कलेक्टर से निकालना है, मतलब रिसीवर से निकालना है और उसको क्या करना है, आगे फर्दर क्या करना है, स्टोर करना है। और ये जो स्टोर एनर्जी होगी वो हम आगे फर्दर फॉरवर्ड कर सकते हैं एज पर लोड रिक्वायरमेंट। अब स्टोरेज की नीड क्यों पड़ी भाई, आप किसी चीज को क्यों स्टोर करते हो। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे सपोज करो क्या कि आपके घर की पाइपलाइन, ठीक है, जिसके यहाँ मोटर वगैरह नहीं है, जो नॉर्मल सरकारी पानी आता है, तो वहां पे क्या होता है कि उनका एक टाइम होता है। तो आप क्या करते हो, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम में क्या करते हो, अपनी उस पानी को क्या कर लेते हो, बकेट वगैरह में फिल करके रख लेते हो। तो आपने क्या करा, इसको स्टोर करके रख लिया ताकि जब आपको नीड हो उसके बाद तो आप क्या कर सको, उसको यूज कर सको। उसी तरीके से हमारे पास क्या है भी, ये सोलर है। और सोलर का मतलब क्या है कि जो सन है, और सन हमेशा 24 घंटे तो अवेलेबल रहता नहीं है। या आप देखो कि यहाँ पे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या होता है, वहां पे सीजन का वेरिएशन होता है, वेदर कंडीशंस भी होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे चीजें क्या होती हैं, वेरी करती रहती हैं या हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन वेरिएशन और इन अनप्रेडिक्टेबल को क्या करने के लिए, उनसे ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उस थर्मल एनर्जी को क्या कर लेते हैं, वहां पे स्टोर करके रख लेते हैं। और तब जब इसको स्टोर कर लेते हैं तो जब भी हमें उस डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम में उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, उसको सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कहां से, कलेक्टर सिस्टम से। और हम क्या करते हैं, उसको डिलीवर कर देते हैं जहां पे भी क्या होती है, उस लोड की, मतलब लोड को रिक्वायर्ड होती है। तो आई होप आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहां तक तो आप लोगों ने इसको रिसीव कर लिया था जो हम लोगों ने कल देखा था। अब आपने क्या लगा दिए, यहाँ पे थर्मल एनर्जी स्टोरेज टैंक लगा दिए। तो जब भी इसको क्या होगी, भी रिक्वायर होगी किसको, जब भी आपको क्या यहाँ पे एनर्जी चाहिए तो आप क्या करोगे, इस स्टोरेज टैंक से जाकर क्या कर लोगे, एनर्जी को ले लोगे और फिर आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाएगी। अब इसमें होता क्या है हमारे पास, आप देखो कि सिंपल हमारे पास क्या है, ये क्या है, मेरे पास एक सोलर कलेक्टर है। क्या है मेरे पास, ये सोलर कलेक्टर है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कलेक्ट कर, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस एनर्जी को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया। ठीक है, तो कलेक्ट करने से हमारे पास क्या होगा कि जो मेरे पास जो सोर्स से जो एनर्जी आ रही है, जो सोर्स से एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, आई टी इंटू एसी, ये टोटल एनर्जी मेरे पास रेडिएशन की जो इस पर एमिट होगी। तो होगा क्या यहाँ पे कि जो सोलर कलेक्टर है इसके अंदर जो भी एनर्जी होगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर राइज होगा। सपोज करो कोई फ्लूइड है, लेट इट बी टीपी फ्लूइड से इसके अंदर इन जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, उसका जो टेम्परेचर हो गया है वो टी नॉट हो गया है, और टी नॉट की वैल्यू क्या है भी, टीपी से ज्यादा है। ठीक है, अब आपने क्या किया अभी, इसको फर्दर, आपने इसको फर्दर कहां पे लेके गए, इसको, ये हमारे पास कहलाता है स्टोरेज टैंक। ये हमारे पास क्या होता है, स्टोरेज टैंक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्टोरेज टैंक आप बोलते हो, स्टोरेज टैंक। ठीक है, हमारे पास क्या स्टोरेज टैंक है। तो ये स्टोरेज टैंक क्या करेगा कि यहां से जो भी एनर्जी आएगी वो क्या करेगा, अभी ये देख लो ना Q.4। तो Q.4 मेरे पास क्या है कि वो एनर्जी है, वो एनर्जी की फॉर्म है जो क्या हो रही है, यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, वो एनर्जी की फॉर्म है जो यहाँ से सोलर कलेक्टर से आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक क्या बना दिया, इसको एक तरीके से हीट एक्सचेंजर बना दिया। अब हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है, भी अपनी एनर्जी को इस वाली पर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो सिंपल सा मैं कहूँ कि यहाँ पे जो Q.4 की वैल्यू है वो किसको ट्रांसफर हो रही है, आपके पास लोड के जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर पहुंच जा रही है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कि स्टोरेज टैंक है हमारे पास। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे लॉसेस भी होंगे, कुछ क्या होंगे, लॉसेस भी होंगे। अगर मैं क्या करता हूं, अभी इतने अपने पार्ट को क्या बना लेता हूं, कंट्रोल वॉल्यूम अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं तो मैं क्या देखने वाला हूं यहाँ पे कि कितनी एनर्जी इस कंट्रोल वॉल्यूम में है। तो आप देख सकते हो भी Q.4 तो एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है, Q लॉस इस सिस्टम से बाहर निकल रही है, और Q डॉट लोड भी क्या हो रहा है, सिस्टम से बाहर निकल रही है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास क्या है, 3 एनर्जी है, मतलब 3 हीट है। कौन कौन सी है, एक तो मेरे पास क्या है, जो यूजेबल है, क्या है मेरे पास, एक तो यूज वाली जो आ रही है इसको मैंने क्या बोला है, Q4 बोला है। क्या बोला है मैंने, Q.4। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भी, m.cp इंटू टी नॉट माइनस टीपी, जो भी मेरे पास क्या था, इनिशियली उस प्लेट का टेम्परेचर था, टीपी मैंने मान रखा है। अब क्या हुआ, अभी मेरे पास कितना यहाँ से
लोड को रिक्वायर्ड है, कितनी एनर्जी लोड को रिक्वायर्ड है, तो कितनी एनर्जी लोड पे पहुंच रही है, वो पहुंच रही भी m डॉट, सपोज करो भी इसका मास क्या है 2, इसमें दूसरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसमें दूसरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, m डॉट 2 इंटू सीपी, उसका अपना क्या होगा सीपी होगा, इंटू जो TL2 मेरे पास फाइनल टेम्परेचर है और TL1 मेरे पास क्या था इनिशियल टेम्परेचर था। कितना यहां से क्या हो रहा है, एनर्जी भी लॉस हो रही है, तो कितनी एनर्जी आपके पास लॉस हो रही है इस स्टोरेज टैंक से, तो वो मेरे पास हो जाएगा U इंटू ए इंटू टी एस माइनस टी इनफाइनाइट। तो टीएस मेरे पास क्या है स्टोरेज टैंक का टेम्परेचर है और टी इनफाइनाइट मेरे पास क्या है भी एम्बिएंट, मतलब क्या है सराउंडिंग। इतना क्लियर है आपको। यू मेरे पास क्या होता है भी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है और ए मेरे पास क्या है एरिया, ठीक है। तो इतना आपको पता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टोटल अगर मैं एनर्जी देखता हूँ फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम में, तो कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होगा भी Q4 वाली तो एंट्री करेगी और Q लोड वाली और Q लॉस वाली क्या हो जाएंगे, ये दोनों बाहर निकल रही हैं। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, Q लोड की वैल्यू मैंने यहाँ पे दिखा दी, Q लॉस की मैंने वैल्यू दिखा दी। आप क्या करोगे यहाँ से पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल जाएगा कि इसके अंदर कितनी हमारे पास कह सकते हैं कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी पड़ी हुई है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको एक टर्म और ध्यान रखनी है कि हमारे पास ये जो एनर्जी है किसका फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास टाइम का, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने क्या लिया है यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देख लो ना डॉट लगा रखा है, तो ये हमारे पास क्या है विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। अगली भी एक बात क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक टर्म आती है, एक टर्म आपको दिख रही होगी भी स्टोरेज की एफिशिएंसी, जो टैंक है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो टैंक की एफिशिएंसी आपको भी ध्यान रखनी है। एफिशिएंसी बेसिकली होता क्या है, एफिशिएंसी ये दिखाता है कि वहां पे कुछ लॉसेस हो रहे हैं तभी क्या हो रहा है एफिशिएंटली, एफिशिएंसी की टर्म आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम कितनी सप्लाई कर रहे होगे, कहोगे सर जो मैक्सिमम उसके पास सप्लाई जा रही है वो Q.4 वाली जा रही है, कितना वो एक्चुअल में यूज कर पा रहा है, वो कर पा रहा है भी Q डॉट लो, मतलब इनपुट और आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट हमारे पास क्या है, इसका क्या हो जाएगा एफिशिएंसी हो जाएगी स्टोरेज टैंक की। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी। तो आई होप आपको इतना सा भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। बेसिक आपको आइडिया रखना है किस तरीके से चीजें चल रही है। अब होता क्या है हमारे पास, अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, है ना। नाम सुन लीजिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या आता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन की, सबसे पहले आता है सेंसिबल हीट स्टोरेज, दूसरा मेरे पास क्या आता है लेटेंट हीट स्टोरेज और तीसरा मेरे पास क्या आता है थर्मोकेमिकल स्टोरेज डिवाइस। ये हमारे पास 3 होते हैं जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट मेरे पास क्या आता है, सबसे पहला आता है भी सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस। तो सेंसिबल हीट कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जहां पर क्या होता है वहां पे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। क्या होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, मतलब क्या है यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेगा, चेंज करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कहाँ पे ध्यान देखना है, हमें देखना है भी हमारे पास जो स्टोरेज, आपको सारी की सारी ऑब्जर्वेशन कहाँ पे देखनी है, स्टोरेज टैंक पे देखनी है, क्योंकि यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास क्या है कंट्रोल वॉल्यूम है, यही हमारे पास क्या है कंट्रोल वॉल्यूम है। तो अब हो क्या रहा है भी आपके पास सोलर जो सोर्स है हमारे पास सन, वहां से क्या आ रही है सोलर एनर्जी आ रही है जिसको हमने कलेक्ट कर लिया था और यहाँ पे मेरे पास क्या था Q.4 पे क्या लगाया हमने, स्टोरेज टैंक के अंदर जा रहा है Q.4, ठीक है। और क्या होगा भी यहाँ से आप क्या करोगे, लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करोगे वहां पे सेंड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा था, इस लोड पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था उसका क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन होगा। क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, ठीक है। कितना वेरिएशन होगा आप देख सकते हो भी T1 से क्या हो जाएगा आपके पास T1 से क्या हो जाएगा आपके पास T2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या हो रहा है टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है। मतलब कह सकता हूं कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहां से जो सॉलिड था वो यहाँ पे भी क्या है आपके पास सॉलिड ही रहेगा। तो ध्यान रखना है कि सॉलिड से सॉलिड ही रहने वाला है, यहाँ पे फेस का वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की, यहाँ पे हमारे पास क्या है जो अमाउंट ऑफ हीट स्टोर हो रही है, किसमें हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट स्टोर हो रही है जिसको मैंने क्या बोला है QS, वो किसका फंक्शन है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फंक्शन रहेगा किसका, टेम्परेचर का। किसका फंक्शन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रहेगा फंक्शन टेम्परेचर का। अब कितनी अमाउंट ऑफ हीट स्टोर हो रही है यहाँ पे, तो m CPS इंटू dt और इंटीग्रेट कर दोगे भी 1 से 2 आप इंटीग्रेट कर दोगे और ये हमारे पास क्या है फंक्शन है किसका, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का, ठीक है। तो इतना आपको भी रफ आइडिया रखना है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। बाकी डिटेल में इतना नहीं पूछेगा आपसे सिंपली पूछेगा कि सेंसिबल हीट में क्या होता है, ठीक है, सेंसिबल हीट में क्या होता है या फिर वो किस चीज का फंक्शन होता है,
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, बाकी ये आपको वही टैंक दिखा रखा है इस तरीके से, यहाँ पे कैसे किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग हो रही है, कौन कौन से टेम्परेचर आ रहे हैं। तो यूजफुल जा रहा है, लोड पर रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे क्या है T1 से क्या हो रहा है, T2 क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, किसका, स्टोरेज डिवाइस का। स्टोरेज डिवाइस क्या है आपके पास, स्टोरेज टैंक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है भी, नेक्स्ट मेरे पास आता है लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस। कौन सा आता है भी, लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस। तो लेटेंट हीट का कहने का मतलब ही अपने आप में क्या है कि जहां पे क्या हो रहा है भी, फेज का कन्वर्जन हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, फेज का कन्वर्जन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा भी, फेज का चेंज होगा। फेज का चेंज हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जो हमारा स्टोरेज टैंक है। आपकी जो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए वो कहाँ पे होनी चाहिए, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन कहाँ होनी चाहिए, स्टोरेज टैंक पर होना चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि हमें क्या हो रहा है कि कलेक्टर से जो भी हीट आ रही होगी, कलेक्टर से जो भी हीट आ रही होगी वो कहां पर जाएगी, वो आपके स्टोरेज टैंक पर जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, वहां पे तो फेज का कन्वर्जन चाहिए। तो फेज का कन्वर्जन करने के लिए क्या होगा, हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीएम। क्या बोलते हैं, पीसीएम। पीसीएम कहने का मतलब क्या है, हमारे पास होता है फेज चेंज मटेरियल। क्या होता है हमारे पास, ये होता है फेज चेंज मटेरियल। इसको हम लोग यूज करते हैं कहां पे, कलेक्टर सिस्टम में, ताकि हमारे पास जो भी एनर्जी आ रही है ये इसमें स्टोर हो जाए, और क्या हो जाए भी, इसका फेज का कन्वर्जन हो जाए, जब क्या करे वो अपनी एनर्जी को डिलीवर करे। तो अगर फेज का कन्वर्जन हमें देखना है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। और कांस्टेंट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है भी, चीजें कैसे होनी चाहिए, आइसोथर्मली होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, आइसोथर्मली यहाँ पे चीजें होनी बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो ये लाइन आप पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने क्या समझाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देख सकते हो भी हमारे पास क्या है, सॉलिड। सॉलिड से क्या हो रहा है, हमारे पास लिक्विड हो रहा है, किसका, उस पीसीएम मटेरियल का। तो यहाँ से देख सकते हो भी सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, कब, जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे Q4 अमाउंट ऑफ क्या कर रहे हो, जो यूजेबल हीट है वो क्या कर रहे हो, उसको यहाँ पे सप्लाई करो। वैसे ये Q4 नहीं है, QU है। ठीक है, QU है, QU। ठीक है, QU है, तो ऐसा लग रहा है 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये QU मतलब क्या है, यूजेबल एनर्जी है, यूजेबल हीट लिख दो या एनर्जी लिख दो। ठीक है, चलो, और यहाँ पे क्या है भी, लोड के हिसाब से हो रहा है अपना काम। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन कहाँ होगी, इस वाले पे है ना, इस वाले पर आपकी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन होगी। और हमने क्या कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे इसको इंसुलेट भी कर दिया, ताकि यहाँ पे क्या हो भी, कोई भी हीट का लॉस ना हो। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, बीच में डाल दिया पीसीएम। अब पीसीएम की बात करते हैं, तो पीसीएम हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो क्या प्रॉपर्टी हम लोग पीसीएम में चाहते हैं, हम लोग ये प्रॉपर्टी ये चाहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसकी लेटेंट हीट है वो हाई होनी चाहिए। लेटेंट हीट जितनी ज्यादा हाई होगी वो उतना ज्यादा टाइम लेगा किसमें, फेज कन्वर्जन में। और जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट होगी वो क्या करेगा, उतनी ज्यादा क्या करेगा, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, दोनों फेजेस में, बोथ फेजेस लिखा है यहाँ पे, मतलब क्या है कि उसका सॉलिड फेज और उसका लिक्विड फेज दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास जो के की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, जितनी ज्यादा हाई होगी उतना बढ़िया है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर तो करना है हमें, तो हीट का ट्रांसफर कब होगा, जब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना बढ़िया है। थर्ड मेरे पास जो पॉइंट है वो क्या है भी, थर्मल कोफिशिएंट, या फिर मैं कह सकता हूँ थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है मेरे पास। ये क्या हो, जितना कम हो, जितना कम हो उतना बढ़िया है, जितना कम हो उतना बढ़िया है, ताकि हमारे पास होगा मेटेरियल क्या होगा, एक्सपेंड नहीं होगा जब उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भी, जो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे कह सकता हूँ उसका टेम्परेचर चेंज क्या होना चाहिए, यहाँ पे इफेक्ट क्या होना चाहिए, बहुत ही कम आपको देखने को मिलना चाहिए। मैं लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर चेंज लो इफेक्ट शो करे। ठीक है, लो इफेक्ट क्या करे, शो करे। उसके बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, एमपी मतलब क्या है भी, मेल्टिंग पॉइंट है ना, एमपी मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो डिपेंड करता है किस पर, एप्लीकेशन पर। किस तरीके की एप्लीकेशन पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। लो के लिए क्या होगा, मीडियम के लिए क्या होगा, हाई के लिए क्या होगा, उनके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपके पास ये मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर वेरी करता है। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि इसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्या है। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेरे पास जो होते होंगे भी, फेज कन्वर्जन मटेरियल होते होंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या आता है भी, पैराफिन वैक्स। क्या आता है मेरे पास, पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास जो मेल्टिंग टेम्परेचर आप देख सकते हो, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, पूछेगा नहीं कोई भी आपसे। स्टोरेज कितना स्टोर कर सकता है भी हीट, 200 से 400 किलो जूल पर केजी क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। दूसरा मेरे पास क्या है भी, हाइड्रेटेड सॉल्ट। दूसरा मेरे पास क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये क्या है, इसकी सॉलिड स्टेट है, और ये क्या है, इसकी लिक्विड स्टेट है।
तो क्या करोगे, जब इसको यूजेबल एनर्जी दोगे, क्यू सप्लाई करोगे, तो क्या होगा, ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी फेस का कन्वर्जन तभी तो हो पाएगा। एक चीज तो ये हो गया कि फेस का कन्वर्जन हो गया। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, इस हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए क्या ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी होती है, जो स्टोरेज वॉल्यूमेट्रिक स्टोरेज डेंसिटी होती है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्टोरेज डेंसिटी, जो इसकी वॉल्यूमेट्रिक स्टोरेज डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो लगभग 35 मेगा जूल पर मीटर क्यूब होती है। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए क्या होगा, उसको 35 मेगा जूल ऑफ एनर्जी क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है। क्लियर है? आपको भाई इतना सा आइडिया रखना है कि कौन से यूज होते हैं, क्योंकि आपका देखोगे कि क्वेश्चन जो बनेगा बिल्कुल थ्योरी बेस्ड, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वर्किंग में नहीं पूछेगा आपसे, बस पूछेगा कि हम लोग पैराफिन जो पीसीएम होता है वो कौन से वाले सिस्टम में यूज करते हैं, या कौन कौन से एग्जांपल है पीसीएम के। ठीक है, और क्या पूछ सकता है भी, आपसे पूछ सकता है कि पीसीएम को हम लोग कहां पे यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है मेरे पास, जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है थर्मोकेमिकल स्टोरेज डिवाइस। थर्मोकेमिकल स्टोरेज डिवाइस, तो यहाँ पे देखो भी वर्ड लिखा है थर्मोकेमिकल, तो थर्मो मतलब क्या हो जाएगा भी, रिलेटेड विद एनर्जी, और क्या यहाँ पे केमिकल, तो केमिकल मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी। तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो हीट की वजह से दिखने को मिलती है, तो एक मेरे पास होती है भी एक्सोथर्मिक, और एक मेरे पास क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट का रिफ्लेक्शन होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट का लिबरेशन होता है, मतलब क्या होती है, जो हीट निकलती है वो हीट निकलती है। और दूसरा मेरे पास क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है भी, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब आप खुद समझो कि आप क्या कर रहे हो, कि आपके पास जो स्टोरेज टैंक है उसको क्या कर रहे हो, आप हीट सप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि मेरे पास क्या है भी, एक्स प्लस वाई मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, जहां पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, रिएक्टर लगा हुआ है। तो रिएक्टर क्या करेगा भी, यूजेबल एनर्जी को क्या करेगा वहां पे, एनर्जी उसके पास एब्जॉर्ब करेगा। तो वहां पे जो रिएक्शन परफॉर्म होगी वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से मुझे क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ए प्लस बी मिल जाएगा। और मैंने क्या किया, इस ए प्लस बी को क्या किया, स्टोरेज टैंक में क्या कर दिया, स्टोर करके रख दिया। ठीक है, अब जब भी मेरे को रिक्वायर्ड होगा तो क्या होगा, ये जो स्टोरेज टैंक से हमने क्या किया, ए प्लस बी को यहाँ पे क्या करा, इस बार इसको कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या होगा, जब लोड की रिक्वायरमेंट होगी तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, परफॉर्म करेगा। और कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ये करेगा भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या होगा, यहाँ पे हीट का लिबरेशन होगा, और जब हीट का लिबरेशन होगा तो आपको क्या मिल जाएगी, लोड वाली क्यू डॉट लोड वाली क्या मिल जाएगी, आपको हीट मिल जाएगी, और ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स प्लस वाई में। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगी, ये रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लाइन लिखी है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। क्या लिखा है कि सोलर एनर्जी स्टोर्ड बाय इंड्यूस एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या सोलर कलेक्टर, एंड व्हेनेवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड अ रिवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन लोड इज मेड टू टेक प्लेस। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले उसको अब स्टोर करके रख लो, और जब भी हमें रिक्वायर्ड होगी तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एंडो का बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन लगा के हम क्या करेंगे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा देंगे जहां पे भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है SO3 का। तो SO3 को आप क्या कर रहे हो, जब उसको एनर्जी दोगे तो उसका टेम्परेचर कितना है, 1025 डिग्री सेल्सियस। इतनी क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में इतनी एनर्जी इसके अंदर आ रही है, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा SO2 और हाफ मॉलिक्यूल किसका, भी ऑक्सीजन का। अब क्या है कि जब आपको रिक्वायर्ड है, जब आपको एनर्जी डिलीवर करनी है तो क्या करोगे, यहाँ पे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, अब क्या लगाओगे आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लगाओगे। तो आप देखोगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट लिबरेट होगी वो कितनी होगी, 590 डिग्री होगी। कुल और कुल कितनी होगी, 590 डिग्री। आपने कितनी स्टोर करके रखी थी भी, आपने तो 1025 डिग्री स्टोर कर रखी थी, लेकिन यहाँ से एग्जिट कितनी हो रही है, यहाँ से 590 डिग्री क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे पास जो एंडोथर्मिक का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। अगर मेरे पास क्या हो जाए भी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर जीरो हो जाए, मतलब क्या है कि जितनी मैंने एंडो वाला टेम्परेचर भेजा था उतना ही अगर एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का टेम्परेचर बन जाता है, तो वहां पे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उस स्टोरेज की क्या हो जाएगी, आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, मैक्सिमम देखने को मिलेगी। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी हम लोग रख सकते हैं भी, 3.5 क्या है हमारे पास, गीगा जूल पर मीटर क्यूब हमारे पास क्या होती है, ये मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं, तो नोट पॉइंट देख लेते हैं। हमने क्या देखा भी, सेंसिबल हीट टाइप का देखा, सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस देखा, फिर हमने देखा लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस देखा, फिर हमने क्या देखा भी, थर्मोकेमिकल
स्टोरेज डिवाइस देखा। अगर मैं बात करूं सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस की, तो जो मेरे पास जो ये आउटपुट जो टी नोट वाला टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या रहेगा, यहाँ पे लो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? लो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या लगाऊंगा? फ्लैट प्लेट टाइप कलेक्टर। फ्लैट प्लेट टाइप क्या होता है? मेरे पास कलेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, तो नॉन फोकसिंग है, ये तो हमने कल पढ़ा था, नॉन फोकसिंग टाइप वाला है, ठीक है भी। इतना आपको ध्यान रखेगा। तो मतलब इसको मैं कहां पे यूज करूंगा? इसको मैं यूज करूंगा जहां पे लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगी। लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे भी, इस वाले को यूज करेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे जहां पे लो टेम्परेचर एप्लीकेशन है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं भी LHSD, मतलब क्या है? लेटेंट हीट। हमारे पास क्या स्टोरेज डिवाइस है। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पीसीएम का आप यूज करते हो। जो स्टोरेज की जो एफिशिएंसी होती है वो यहाँ पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ध्यान रखना है कि जो स्टोरेज टैंक है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कहां पर होगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वो कहां पर होगी? LHSD पर होगी। और आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो पीसीएम मटेरियल है ये लो पर भी, ठीक है, मीडियम पर भी, हाई पर भी। एस पर क्या होता है? एप्लीकेशन है, वहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैं इसको तीनों जगह यूज कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मीडियम वाला यूज करूंगा तो यहाँ पे लाइन फोकस चलेगा, जिसमें पैराबोलिक वाला हमने देखा है। हाई के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चाहिए? पॉइंट फोकस चाहिए, ताकि आपके पास ज्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर हो सके, ठीक है। ये सीटीसी और ये पैराबोलिक, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर रखा है। थर्ड मेरे पास कौन सा देखा था? थर्मोकपल स्टोरेज डिवाइस देखा था। तो थर्मोकपल स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको कह सकता हूं कि यहाँ पर भी हाई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, जहां पर टेम्परेचर हमको क्या चाहिए? हाई चाहिए, वहां पे हमको इसको देखने को मिलता है। और ये बेसिकली कहां पे आपको ऑब्टेन होगा? जहां पे आपके पास पॉइंट फोकस होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि हमने जो भी सोलर कलेक्टर देखे, ठीक है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। और जितना भी थ्योरी, जितना भी मैंने आपको बताया है वो आप देख लीजिए, इसको लेक्चर को 1-2 बार सुन लोगे, आपको याद हो जाएगा। और इतना ही आपके पास उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक नोट पॉइंट लिखा है हमारे पास। क्या है ये? आप कह सकते हैं भी कुछ हमारे पास कह सकता हूं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट है। तो देखो भी, पायरेनोमीटर ग्लोबल रेडिएशन के लिए यूज होता है, ठीक है। हमारे पास क्या है भी? फिर पायरो हेलियोमीटर है बीम रेडिएशन के लिए, एल्बोडोमीटर है रिफ्लेक्टिव रेडिएशन के लिए, और ये हमारे पास क्या लिखा है? सनशाइन रिकॉर्डर है ब्राइटनेस के लिए। तो 1 2 3 4 डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मैचिंग की फॉर्म में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सी चीज को क्या करता है? मेजर करता है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया रखना है बस। चलो भाई देखो, हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो मेजर पार्ट है वो हमारे पास क्या है? सोलर फोटो वोल्टेक कन्वर्टर। देखो, हो सकता है कि आपको लेक्चर ऐसा लग रहा हो कि सर बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं, तो आपने क्या करना है? स्पीड को स्लो करके पढ़ना है। जिसको लगता है कि ठीक है स्पीड ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको नॉर्मल स्पीड पर देख सकते हो। और जिसको लगता है कि ये स्पीड भी कम है, तो उसको क्या कर सकता है? और इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। मैं फास्ट क्यों लेके चल रहा हूँ? क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि आपका एग्जाम से पहले पहले ये कन्वर्ट हो जाए, सॉरी क्या हो जाए भी? कवर हो जाए। अगर ये एग्जाम से पहले नहीं हो पाएगा तो भी आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब्जेक्ट अपना जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट रखिए, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा आता है? सोलर फोटोवोल्टेक कन्वर्टर। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम लोग बेसिकली कर रहे हैं कि जो भी सन की रेडिएशन आती है वो किस फॉर्म में होती है? वो फोटोन लाइट की फॉर्म में होती है। तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो क्या करे भी? इन सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट कर सके, किसमें? एस कन्वर्ट कर सके, किसमें? वोल्टेज में, ठीक है। ताकि हम क्या कर सके कि उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सके। तो क्या है यहाँ पे हमारे पास? एक कन्वर्टर। क्या है हमारे पास यहाँ पे? कन्वर्टर। तो द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज डीसी सोर्स, इज टर्म्ड एज सोलर फोटोवोल्टेक कन्वर्जन एंड द डिवाइस यूज्ड फॉर द सेम इज टर्म एज सेमीकंडक्टर। अगर आपको इस तरीके का जो एप्लीकेशन आप चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी रिक्वायरमेंट होगी भी? सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब देखा जाए कि सेमीकंडक्टर की यहां पे बात आ गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी? जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, पहली बात तो यहाँ पे डीसी कन्वर्ट होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास हो जाएगा पावर की फॉर्म में। और पावर होता क्या है हमारे पास? जब हमें वोल्टेज मिल जाएगा तो कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सोलर सेल बेसिकली क्या करता है? यही काम करता है। क्या करता है? जो सोलर एनर्जी आती है उसको कैसे में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वर्जन यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हो। अगर एफिशिएंसी आ रही है उस कन्वर्टर की, तो भाई कितना मेरे पास कह सकता हूँ कि पावर जो हमें ऑब्टेन्ड हो रही है,
ठीक है, और डिवाइड किससे कर रहे हो कि आईसी इंटू एसी, आईसी बोल दो या फिर आप इसको आईटी बोल दो, आईटी बोल दो। आईटी हमारे पास क्या था अभी आपको पता था, जितनी भी रेडिएशन क्या आ रही है, सोलर रेडिएशन आ रही है, तो ये हमारे पास कितना होता था अभी, आईबी प्लस आईडी होता था। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले कवर कर चुका है। तो ये हमारे पास टोटल इनपुट है और ये मेरे पास क्या है अभी जो आउटपुट है, ये क्या रहता है अभी आउटपुट मेरे पास क्या होता है, लो आपको देखने को मिलता है, और जो एसी क्या है लार्ज है, जिसकी वजह से क्या होता है जो कॉस्ट आती है इसकी वो क्या होती है ज्यादा होती है। तो ये क्या एक तरीके से डिसएडवांटेज है कि हमें क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे उस कन्वर्टर की एफिशिएंसी भी देखने को मिल रही है। अब उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला क्या है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा, ना ही नॉइज होगी ना ही वाइब्रेशन होगी। लाइफ स्पैन क्या है अच्छा है, काफी ज्यादा है। डायरेक्ट कन्वर्जन होता है यहाँ पे किसका, एनर्जी का, और यहाँ पे कोई भी एमिशन वगैरह नहीं होता है। फिर एप्लीकेशन की बात करते हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस हो गए, एक्टिवेशन इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में और स्पेस एप्लीकेशन में। तो ब्रीफली रफ आइडिया आप ले सकते हो कहां कहां पे यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें सेमीकंडक्टर वाला डिवाइस यूज हो रहा है तो सेमीकंडक्टर बेसिकली होते क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको आता होगा क्योंकि आप लोगों ने इसको 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है, एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, कंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों के बीच की क्या होती है यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको पता है होती हैं। ठीक है, और जनरली इसमें क्या होते हैं, कौन कौन से मटेरियल हम लोग देखते हैं कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कहां पे देखते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होता है, ये परफेक्ट क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। ठीक है, प्योर प्योर बिल्कुल बन जाता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सिलिकॉन देखोगे, जर्मेनियम देखोगे, तो ये हमारे पास क्या है, किसके एग्जांपल है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। अब सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या आता है, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे पास, एक होता है भी इंट्रिंसिक टाइप का और एक होता है मेरे पास एक्सट्रिंसिक टाइप का। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब यहाँ पे कोई भी आपने डोपिंग नहीं करी है। डोपिंग कहने का मतलब क्या होता है, आपने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर से एलिमेंट नहीं मिलाया है, आपने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिलाया है। नो एलिमेंट क्या किया है भी आपने, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, है ना, ऐसे लिख देते हैं नो एडिशनल, एक्स्ट्रा भी नहीं एडिशनल। ठीक है, नो एडिशनल आपने कोई भी इसमें नहीं मिलाया, नो एडिशनल एलिमेंट इज एडेड। और उसी को आप लोग जब कोई एलिमेंट ऐड करते हो तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, यहाँ पे डोपिंग बोल देते हो। क्या बोल देते हो, डोपिंग बोल देते हो। तो पहला तो मेरे क्या है भी इंट्रिंसिक टाइप का, तो इंट्रिंसिक टाइप का तो हमारे यहाँ पे किसी काम का नहीं है। दूसरा मेरे पास क्या आता है भी एक्सट्रिंसिक टाइप का, तो एक्सट्रिंसिक क्या है मेरे पास, इम्प्योर फॉर्म किसकी, सेमीकंडक्टर को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, डोपिंग होती है, डोपिंग होती है। अब डोपिंग हमारे पास किस किस से हो सकती है भी, एक मेरे पास होता है पेंटावेलेंट टाइप और एक मेरे पास होता है ट्राइवेलेंट एलिमेंट। क्या होता है, एक होता है मेरे पास पेंटावेलेंट टाइप का और एक मेरे पास क्या होता है, ट्राइवेलेंट का होता है। पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से पेंटावेलेंट होते हैं, भाई मेरे पास बिस्मिथ होता है। बिस्मिथ क्या है, पेंटावेलेंट, मतलब क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में, इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, कितने फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े है ना, कितने फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पेंटा मतलब पांच, पांच क्या है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं फ्री, वो पांच है। ठीक है, बिस्मिथ हो गया, और क्या एग्जांपल हो सकता है भी, फोस्फोरस, फोस्फोरस ये हमारे पास क्या है, किसके एग्जांपल है, पेंटावेलेंट के एग्जांपल है। अगला मेरे पास क्या है भी ट्राइवेलेंट, तो ट्राइवेलेंट कहने का मतलब क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, वो आपको तीन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो देखने को मिलेंगे वो कितने देखने को मिलते हैं, तीन। इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो एग्जांपल मेरे पास क्या क्या हो सकता है भी, जैसे मेरे पास क्या है बोरोन, क्या है मेरे पास बोरोन, और क्या एग्जांपल हो सकता है मेरे पास एल्यूमिनियम, और क्या हो सकता है मेरे पास गैलियम। तो ये क्या है मेरे पास एग्जांपल है कौन से वाले, ट्राइवेलेंट एलिमेंट है। ठीक है, हम क्या करेंगे भी, जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन हम क्या करेंगे, सिलिकॉन में कुछ एलिमेंट बुलाएंगे, या तो पेंटावेलेंट टाइप का होगा या ट्राइवेलेंट टाइप का होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, जो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। अब जब आप इसको मिलाओगे तो होगा क्या, यहाँ पे दो टाइप के आपके पास बन जाएंगे एक्सट्रिंसिक में भी, एक होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एक हमारे पास क्या होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। एक हमारे पास क्या होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एक हमारे पास क्या होता है एन टाइप का। तो पी टाइप की बात कर लेते हैं, तो पी का मतलब क्या है, पॉजिटिव, पी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि जब भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो क्या करता है भी, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्या करता है, जब क्या करता है भी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा।
है ना। जब भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब क्या है, भी आप देखो हमने क्या लिया है, सिलिकॉन लिया, और सिलिकॉन की कितनी वैलेंसी है, 4, 1 2 3 4, 4 इससे क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, 4 पड़े हुए हैं। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे लेके आया मैं कौन से वाला, मैंने ट्राइवेलेंट वाला लेके आया। तो ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है, बोरॉन। तो बोरॉन में क्या होगा भी, आउटर मोस्ट में कितने पड़े होंगे, 1 2 3, है ना, 1 2 3, इस तरीके से 3 इसमें क्या है, वैलेंस शेल पर क्या पड़े हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा, अब होगा क्या कि क्या करेगा सिलिकॉन वाला, क्या करेगा अपना, क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस बोरोन को दे देगा। तो ये वाला कहां पे चला जाएगा, इस बोरोन के पास आ जाएगा। तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसका क्या हुआ अभी, इसमें यहाँ पे इस पोजीशन पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वहां पे क्या क्रिएट हो गया, वहां पे एक होल क्रिएट हो गया। क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिलिकॉन पर क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे सिलिकॉन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो पोजीशन खाली हुई उसको हमने क्या बोला है, होल। तो पी टाइप में आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे होल का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में क्या होगा, आपके पास किसका कंसंट्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वो आपको होल का देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब मेरे पास नेक्स्ट आता है भी एन टाइप का। तो एन का मतलब क्या है, क्या करेगा यहाँ पे, जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, तब आपके पास क्या बनेगा, एन टाइप का बन जाएगा। तो एन टाइप का कब बनेगा भाई, मेरे पास क्या है, ये सिलिकॉन है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मेरे पास आता है पेंटावेलेंट वाला। कौन सा आता है, पेंटावेलेंट वाला। तो पेंटावेलेंट जैसे कि मेरे पास हो जाएगा, बिस्मिथ हो जाएगा। तो इसके कितने पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 पड़े हुए हैं। तो क्या करेगा बिस्मुथ, क्या करेगा, इसको एक अपना दे देगा। तो जब इसको दे देगा तो ये करेगा भी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस सिलिकॉन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा अभी, एन टाइप वाला बन जाएगा। तो बाय डोपिंग पेंटावेलेंट एलिमेंट, क्या करोगे यहाँ पे, पेंटावेलेंट एलिमेंट मिलाओगे, तब आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपके पास क्या होगा अभी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। ध्यान रहेगा कि पी टाइप पे हम क्या कर रहे हैं, पी टाइप पे हम क्या कर रहे हैं, ट्राइवेलेंट वाला घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्राइवेलेंट वाला एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। और एन टाइप में क्या कर रहे हो आप, पेंटावेलेंट एलिमेंट क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पी टाइप किस तरीके से बनता है और एन टाइप किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि यहाँ पे डोपिंग हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो आप इसको रीड कर लेना एक बार। अब देखो भी यहाँ पे आप हम मूव कर जाते हैं किसमें, वर्किंग पे। तो इसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है और क्या क्या कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन में चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो भी सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है भी, आपको देखने को मिल रहा है कि यह मेरे पास क्या है, सोर्स है। फिर हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या कर रखा है भी, यहाँ पे ये जो रख रहा है आपको प्लेट दिख रही है, जिसमें क्या आपको प्लस साइन दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, पी टाइप का। ये मेरे पास क्या है भी, पी टाइप का। ठीक है, पी टाइप का है मेरे पास। और आपको एक प्लेट और दिखाई दे रही है, ये वाली। तो ये वाली क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये नेगेटिव का कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास है भी एन टाइप का सेमीकंडक्टर। क्या है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, ध्यान रहेगा। और आप देख रहे हो कि थिकनेस की बात करी जाए तो एन टाइप की जो थिकनेस है वो कितनी है, बहुत ही कम है, लो थिकनेस है, टी। मैंने बोल दिया टी क्या है, थिकनेस है। अब पी टाइप की थिकनेस आप क्या देख रहे हो भी, ज्यादा। तो इसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है। क्लियर है। ये मेरे पास क्या है भी, एक इलेक्ट्रोड तो मेरे पास ये लगी हुई है, एक इलेक्ट्रोड मेरे पास ये लगी हुई है, और एक इलेक्ट्रोड मैंने क्या लगा रखी है, ये इस टर्मिनल से एक इलेक्ट्रोड ये लगा रखी है। ठीक है, तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है और हमने क्या कर रखा है, इस इलेक्ट्रोड से एक जंक्शन क्रिएट कर रखा है, ताकि हम क्या कर सकें, यहाँ पे पावर को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। और क्या है भी, मेरे पास देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग फिल्म आपको दिखाई दे रही है। कौन सी वाली, वो ये वाली है। किससे बनी हुई है, TiO2 की। तो TiO2 की आपको क्या दिख रही है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग दिखाई दे रही है, जिसकी रिफ्लेक्टिविटी क्या है भी 1 है, और ट्रांसमिसिबिलिटी भी क्या है भी इसकी 1 है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, इसकी 1 है। तो अब होगा क्या, बिल्कुल सेम कहानी जो अब तक सुनते आ रहे हो, वो क्या होगा कि आपसे जो भी सोलर रेडिएशन इस पर आएंगी, तो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है इसकी 1 होने की वजह से सारी की सारी रेडिएशन क्या हो जाएंगी, इस एन टाइप पर गिर जाएंगी। तो जब इस एन टाइप पर गिरेंगी, तो एन टाइप पर गिरने से क्या होगा, आपके पास क्या होगा भी, कुछ पार्ट तो क्या होगा, इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होगा तो इससे टकराएगा, लेकिन रिफ्लेक्टिविटी 1 होने की वजह से वापस क्या हो जाएगा, फिर से एन पर आ जाएगा।
तो अब n वाले पे क्या हो रहा है, एनर्जी आप क्या कर रहे हो, भी गिरा रहे हो। तो जब n वाला क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। जब n वाला क्या करेगा, आपके पास जो n टाइप का है उसमें क्या होगी, जब एनर्जी गेन करेगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, ज्यादा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब उस पर एनर्जी आ रही है आ रही है आ रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन एन टाइप में पड़े हुए हैं वो उस एनर्जी को गेन कर लेगा और क्या करेगा, वहां से जंप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, वहां से जंप कर जाएगा। तो जब ये जंप करेगा तो क्या होगा, भी इस तरीके से इस टर्मिनल पे क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा और ये कहां पर पहुंच जाएगा, आपके पास पॉजिटिव वाले में पहुंच जाएगा। और अगर ये आपके पास फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो आपको पता है यहां से क्या प्रोड्यूस होगा, आपके पास एक करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, बाद में उसको आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सिंपल सा एक बिल्कुल क्या बता दिया है, वर्किंग बता दी है किस तरीके से यहाँ पे चीजें होती हैं। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर क्लास है, ये क्या है, ऑर्गेनिक बाइंडर का यहाँ पे बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का होता है, ये सिल्वर से बना होता है। किस टाइप का होता है, सिल्वर से बना हुआ होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किस तरीके से वर्किंग होती है मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है, किस तरीके से आपके पास वर्किंग होती है। तो आप इस इमेज को देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन और अच्छे से हो सकती है। तो भाई देखो मैंने क्या बोला कि हमारे पास क्या आ रही है, भी यहाँ से एनर्जी आ रही है, क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होती है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, आपके पास एनर्जी बैंड होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, एनर्जी बैंड होते हैं। तो एक मेरे पास होता है भी बैलेंस बैंड, एक मेरे पास होता है बैंड गैप, और एक मेरे पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड। तो हमें क्या करना है, बैलेंस बैंड से क्या पहुंचना है, भी बैलेंस बैंड से हमें कहां पे पहुंचना है, इस कंडक्शन बैंड में पहुंचना है। जब ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा तो क्या होगा, भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और फ्री हो जाएगा तो क्या करेगा, वो फ्लो करना शुरू कर देता है। तो हो क्या रहा है, यहां से आपके पास सोर्स से क्या आ रही है, भी एनर्जी आ रही है, और इस पर पड़ रही है एन टाइप पर, और एन टाइप पर क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को, अगर उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये जो बैंड गैप आपको दिखाई दे रहा है इसको ये क्रॉस कर जाए, क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। ऐसा समझ सकते हो कि बीच में क्या है, भी ये नाला है, ये बीच में क्या है, बैंड गैप क्या है, कुछ नहीं, एक नाला है, और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी कि आप इस एंड से यहां पर पहुंच जाओ। तो अगर आपकी जो एनर्जी है वो इस बैंड गैप वाली एनर्जी से ज्यादा हो जाती है तो आप क्या कर जाओगे, क्रॉस कर जाओगे, और अगर कम होगी तो क्या हो जाओगे, इसके अंदर गिर जाओगे, ठीक है। तो यही क्या है भी, इसके कारण होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है तो क्या होगा, ये क्या कर जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ट्रेवल हो जाएंगे। तो बैलेंस बैंड से कहां पर पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। अगर कम रही तो क्या होगी, आपके पास एनर्जी हो जाएगा, ये पहुंच नहीं पाएगा और इस तरीके से आपके पास करंट का फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास ये जो फोटो से जो इलेक्ट्रॉन जो कह सकता हूँ, जो सन से जो एनर्जी आ रही है वो क्या होनी चाहिए, इस एनर्जी जो बैंड गैप की रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भी एनर्जी लेवल डायग्राम उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ये हमारे पास एक हाई एनर्जी लेवल ग्रुप होता है जिसमें क्या होती है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज लो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम है। दूसरा मेरे पास क्या था, बैलेंस बैंड था, यहाँ पे क्या आती है, लो एनर्जी होती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी क्या है, भी इजी शो कर रखा है। तो ये हमारे पास होता है, डिफरेंस होता है किस किस का, कि मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए कहां पर, जो मेरे पास कंडक्शन बैंड है, और जो मैक्सिमम एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो बैलेंस बैंड है। अगर उन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे यहां से बैंड गैप एनर्जी का यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है। सिंपल, मैंने आपको समझा दिया, नाले वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम रहती है, और जो बैलेंस बैंड में एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एनर्जी कहां पे दे रहे हो, बैलेंस बैंड पे। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ कह सकता हूँ एक नोट्स पॉइंट्स कह सकते हो इसको। क्या लिखा है कि व्हेन द फोटोन्स ऑफ सनलाइट हैविंग एनर्जी, कितनी एनर्जी भी, Hc अपॉन लैम्डा है ना, Hc अपॉन लैम्डा है, स्ट्राइक्स द एन टाइप सेमीकंडक्टर देन इट exit the electron in the valence shell। मतलब क्या होगी, जहां पे भी कहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे गिरा रहे हैं, जो भी सनलाइट वगैरह है वो कहां पर आ रही है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पर क्या कर रही है, एंटर करती है। तो वो क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसके अंदर बैलेंस बैंड में, उसके करेगा बाहर निकालेगा, उस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा कहां पर, बैंड गैप में। बैंड गैप क्या करेगा, अगर जंप करता है और अगर वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तभी आपके पास क्या हो पाएगा, वहां पे एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है उसका फ्लो हो पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और पावर क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग वगैरह होती है। उसके बाद देख सकते हो कि एक नोट पॉइंट और लिखा है कि फर्मी लेवल क्या होता है। फर्मी लेवल
कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि ऐसा एनर्जी लेवल है, क्या है हमारे पास एक ऐसा एनर्जी लेवल है जहां पे प्रोबेबिलिटी है उस इलेक्ट्रॉन की कि वो 50%, या कह सकते हैं कि उसका कह सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, वहां पे 50% होती है। कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा, वो 50% देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये बैलेंस बैंड है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, तो बीच में तो ये क्या था, पूरा का पूरा एनर्जी गैप था। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका बीच में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगी, जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी यहाँ पे 50%। ठीक है, जो एनर्जी लेवल होगा यहाँ पे किसका रहेगा, 50% रहेगा। ये आप देख सकते हो भी किस तरीके से आपके पास पीवी सेल का ये सर्किट डायग्राम आपको देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इतना आइडिया लग गया होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास परफॉर्मेंस से, और ये फिल फैक्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, जब मैं आपका सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा तो आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे के सारे एक साथ में क्या करूंगा, एक सेशन बना के उसमें बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो कुछ भी अगर थ्योरी से रह जाता है तो हम किसमें कवर कर लेंगे, अपने क्वेश्चन वाले में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, परफॉर्मेंस कर्व, या आप इसको क्या बोलते हो भी, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हो, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक या फिर परफॉर्मेंस कर्व, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, फिल फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो फिल फैक्टर हमारे पास क्या है, ये सेकंड लॉ एफिशिएंसी है, जिसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास की मैक्सिमम पावर ऑब्टेन्ड एक्चुअली टू द मैक्सिमम पावर कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट एंड शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब वोल्टेज कौन सा है मेरे पास, ओपन सर्किट वोल्टेज पर, और जो मेरे पास करंट है वो कैसा है, शॉर्ट सर्किट करंट पर। जो मेरे को पावर ऑब्टेन हो रही है वो मैक्सिमम कंडीशन है, और जो मेरे पास थ्योरेटिकल कंडीशन है वो क्या है, मैक्सिमम पावर। तो इसका रिलेशन आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये Vm क्या है, Im क्या है, Voc क्या है, Isc क्या है, अभी हम लोग देख लेते हैं पूरा का पूरा। भाई देखो आपके पास क्या है, ये वाला डायग्राम है। ठीक, ये वाला मेरे पास क्या है, डायग्राम है। सपोज करो क्या, हाँ सपोज करो क्या है कि अभी मेरे पास क्या है, भी जब मेरे पास की ओपन, मतलब कह सकता हूं कि जब कोई लोड नहीं है, नो लोड कंडीशन, जब नो लोड होगा तो उस टाइम पर सर्किट कैसा होगा, भी ओपन सर्किट होगा। कैसा सर्किट होगा उस टाइम पर, क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। तो ओपन सर्किट पे क्या होगा, आपके पास जो V की वैल्यू है, जो आपके पास वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो VOC मिल जाएगा ओपन सर्किट के लिए। और यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। करंट कितना होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो करंट कहां पर जीरो देखने को मिल रहा है, करंट देखो इस लाइन पे जाओगे तो ये आपको जीरो करंट दिखेगा। और वोल्टेज कितना है उस टाइम पर, VOC। कितना वोल्टेज है उस टाइम पर, ओपन के लिए क्या है, वो VOC है। अब आपने क्या कर दिया, उस सर्किट को कर दिया क्लोज, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हो उसको, आप लोग बोलते हो शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में होगा क्या, शॉर्ट सर्किट में आपके पास क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो तो अब जीरो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस टाइम पर जो करंट होगा वो कितना बन जाएगा, Isc बन जाएगा। तो करंट कितना बन गया मेरे पास, Isc, और उस टाइम पर जो वोल्टेज था, जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना देखने को मिल रहा है आपको, जीरो। तो जीरो पर आपको देखने को मिल रहा है भी Isc। अब अगर क्या करता हूं भी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास जो वोल्टेज, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे Vm और Im, क्या होंगे भी, Vm और Im। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास जो पावर होगी वो मैक्सिमम थ्योरेटिकल पावर होगी, सॉरी ये क्या होगी, कौन सी, जो एक्चुअल वाली मैक्सिमम पावर है वो ये है, और जो थ्योरेटिकल पावर है वो कितनी है भी मेरे पास, ये है। ठीक है, तो इनका VOC इंटू Isc का प्रोडक्ट और Vm इंटू Im का जो ये रेशियो है ना, आपको क्या देगा, फिल फैक्टर देता है। क्या देता है भी, फिल फैक्टर देता है। तो आप देख सकते हो भी P मैक्स कितना है, Vm इंटू Im, और जो मेरे पास जो थ्योरेटिकल थी वो VOC इंटू Isc थी, और ये आपको क्या देगा, फिल फैक्टर। इससे क्वेश्चन आपका डेफिनेशन से पूछा हुआ है, सिंपल पूछोगे फिल फैक्टर क्या होता है, किसका रेशियो होता है, बस ये क्वेश्चन आपके पास BSc में देखा गया था। आगे देखते हैं मेरे पास और क्या है भी यहाँ पे। तो देखो अगर यहाँ पे थ्योरेटिकल पावर की बात करें तो थ्योरेटिकल पावर कितनी जनरेट होगी, IT इंटू AC। तो ये मेरे पास के बन जाएगा कितना कन्वर्जन है। और अगर मुझे क्या निकालना है, इन टर्म्स ऑफ FF निकालना है ना, फिल फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, Isc इंटू VOC इंटू फिल फैक्टर डिवाइडेड बाई IT इंटू AC। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम कन्वर्टर आ जाएगा, एफिशिएंसी आएगी इसकी कन्वर्टर की जो होती है। क्लियर है, तो ये मेरे पास क्या है भी, एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन, एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन, एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, चलो भी अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया पूरा का पूरा, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, P टाइप N टाइप हम सब देख लिया। यहाँ पे कन्वर्जन एफिशिएंसी देख लेते हैं। अगर क्या है मेरे पास ये है भी, गैलियम और आर्सेनिक वाला लेते हैं तो 25% आएगा। सिलिकॉन वाला लेते हैं तो सिंगल पॉली, और क्या भी मेरे पास अमोर्फस है तो क्या होगा 15%, 10%, 5%। ठीक है, और ऑर्गेनिक लेते हैं तो 5%। तो बेसिकली
आपको बस एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं कि पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पावर कर्व। तो पावर कर्व क्या भी आईएससी है, ये बीओसी है, तो पावर कर्व इस तरीके से आपके पास ये स्लोप बनेगा, इस तरीके से जाएगा, और वीएम इंटू आईएम के बाद क्या होगा, ये गिरना शुरू हो जाएगा। और लेकिन इसकी जो रेंज रहेगी वो बीओसी के अंदर और इसके अंदर रहेगी, तो आप इसको भी आइडिया ले सकते हो। हाँ, परफॉर्मेंस कर्व कहाँ पे, ये देखो डॉटेड वाला क्या है, परफॉर्मेंस कर्व होता है। अब यहाँ पे कुछ हायरार्की है, मतलब क्या है कि देखो सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है भी, सेल होता है। सेल से क्या हो रहा है, आपके पास सेल की जो शेप होती है वो स्क्वायर शेप होती है, ठीक है। सेल की शेप क्या होती है, स्क्वायर शेप होती है। तो सेल, अगर मैं सेल को मिला देता हूं, इनका कॉम्बिनेशन बनाता हूं, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, इस तरीके से मिला देता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया अभी मेरे पास, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये क्या हो गया मेरे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होकर, इसको आप लोग क्या बोलते हो, मॉड्यूल या पैनल बोलते हो। किसको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को। इस तरीके से आपके पास क्या बने हुए हैं, सेल बने हुए हैं ना, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब देखो अभी सिंगल सेल की पावर कितनी है, अगर 2 से 3 है तो भी कॉम्बिनेशन बना दो, कितनी में जनरेट कर सकता हूं, 200 से 300, है ना, 200 से 300 आप कर सकते हो। अब आपने क्या कर दिया भी, इन सारे सेल के जो कॉम्बिनेशन है इसको कलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अभी कलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ पैनल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पैनल वो क्या देगा आपको, एरे देगा। क्या देगा भी, एरे देगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरे क्या बना देगा, सोलर, आपको क्या दे देगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट दे देगा, ठीक है। तो सोलर आपके पास जाएगा, जो भी यहाँ पे पावर जनरेशन हो रहा है वो क्या होगा, आपके पास ही सोलर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फर्दर इसको कलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से 20 से 30 किलोवाट तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो, सही है। अच्छा, इसमें छोटा सा टॉपिक और रह गया है, वो क्या है भी, हमारे पास ट्रेसिंग एंगल। क्या है मेरे पास, ट्रेसिंग एंगल। ट्रेसिंग कहने का मतलब क्या है कि आप कितना टिल्ट कर रहे हो, कितना टिल्ट। सबसे पहले देखो मेरे पास क्या आता है कि स्लोप या टिल्ट एंगल, दो तरीके के मेरे पास एंगल होंगे ट्रेसिंग का। ट्रेसिंग का कहने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को ट्रेस कर रहे हो। तो ट्रेस किस चीज को करोगे, आपके पास जो भी एनर्जी आ रही है उसको आप ट्रेस करने वाले हो। तो इट इज एन एंगल बिटवीन द सोलर कलेक्टर सरफेस एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन और मेरे पास ये जो कलेक्टर सरफेस है, इनके बीच का जो एंगल है, इसको हमने क्या बोला है, ये जो एंगल आपको बीटा दिखाई दे रहा है ना, इसको हमने बोला है स्लोप या टिल्ट एंगल। क्या बोला है, स्लोप या टिल्ट एंगल। दूसरा मेरे पास क्या आता है भी, इंसिडेंट एंगल। दूसरा मेरे पास क्या आता है, इंसिडेंट एंगल। तो ये किस किस का बीच का एंगल है, एक तो मेरे पास क्या है, बीम रेडिएशन। क्या है मेरे पास, एक तो बीम रेडिएशन, और मेरे पास क्या है, इस इंक्लाइंड सरफेस का जो नॉर्मल है, किसका, इंक्लाइंड सरफेस किसका, कलेक्टर सरफेस। इस कलेक्टर सरफेस का जो नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल होगा, और जो मेरे पास बीम रेडिएशन होगी उसको हमने क्या बोला, जैसे ये बीम रेडिएशन मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सोर्स है, तो यहां से बीम रेडिएशन इस तरीके से आ रही है, और इसका नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल ये है। तो इसके बीच का जो ये एंगल आपको दिख रहा है ना, थीटा, थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल बन जाता है। ये हमारे पास क्या बन जाता है, इंसिडेंट एंगल बन जाता है। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी है क्या, और ये थीटा जेड, थीटा जेड मेरे पास क्या था भी, शायद मेरे ख्याल से ये एजीमुथल वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर बीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर भाई ये बीटा क्या हो गया आपके पास, ये 0 हो गया, मतलब प्लेट सीधी हो जाएगी। जब ये प्लेट सीधी जाएगी तो भाई ये वाला वर्टिकल और ये जो रेज आ रही है, और ये वाला जो इसका प्लेट का जो क्या कहता हूँ, कलेक्टर सरफेस का जो एंगल था नॉर्मल इसके, वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, अगर बीटा 0 हो गया तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, थीटा जेड के बराबर हो जाएगी। और जब थीटा बीटा की वैल्यू 0 नहीं है तो उस टाइम पर थीटा किसके बराबर होगा, थीटा जेड के, नहीं मेरे ख्याल से ये इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। चलो, सो आई होप आपको भी आज का लेक्चर भी खत्म, मतलब समझ में आ गया होगा। तो टोटल कह सकता हूँ कि हमने 4 लेक्चर लिए हैं, और आपका जो सोलर वाला पार्ट है वो मैंने फिनिश कर दिया। सोलर वाला जो पार्ट है आपका फिनिश हो गया है। तो कल हम क्या करेंगे, नई फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ आएंगे। मतलब क्या है, हो सकता है हमें विंड एनर्जी ले लेते हैं या टाइडल एनर्जी ले लेते हैं, जो भी आपके पास आएगी। तो सोलर से जितना भी बनता है वो सारा का सारा कवर हो गया है। तो ये 4 लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट है, सारी थ्योरी इसमें कवर हो गई है।
हो सकता है कि भाई नोट्स क्या है इतने क्लियर नहीं है, उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, मतलब क्वालिटी मतलब क्या है कि उतना मतलब देखने का जो रिप्रेजेंटेशन है उतना बढ़िया नहीं है, बट स्टिल क्या है कि अभी मैंने खुद कहीं से अरेंज किए हैं तो आपकी आपको लॉस ना हो और आप इस चीज को कवर कर पाए टाइम में। इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सेशन थोड़े से लंबे ले रहा हूँ, एक घंटे के, तो 4 घंटे में आपका पूरा का पूरा सोलर खत्म हो गया है। इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे कि नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हमारे पास कौन सा आएगा। तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और कैसा लगे जरूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। सो थैंक यू।